हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग भाई। वेरी गुड मॉर्निंग एम भाई। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, खुद को एक बार एक्नॉलेज करो। शुरुआत करते हैं बेटा आपके सेशन की। वेलकम टू द क्लासरूम। ऑडियो वीडियो भी सब परफेक्ट है, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। सभी लोग आ चुके हैं लाइव? ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा एडवर्ब और उसके काइंड्स को लेकर। सुदीप कैसे हैं भाई, प्रेरणा भारद्वाज, एवरीवन प्लीज कम। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मुझे लगता है। अब तो मतलब तैयारी क्या ऐसे चल रही होगी कि बस कर लो जितना करना है, क्योंकि अब ऐसे टाइम तो आएगा नहीं दोबारा कि भाई थोड़ा सा और देख लो, थोड़ा सा और पढ़ लो। अब तो मतलब टाइम ऐसा है कि दिन रात पढ़ते होगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडवर्ब और उसके काइंड्स के बारे में आज। ठीक है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो भाई ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो सच में बहुत काम का है, पढ़ने योग्य टॉपिक है। और यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलेंगे और जो आपको बेटा एरर डिटेक्शन में कई जगह मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करें, सभी लोग आगे भी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या है, मैं आज आपको बेटा बाकी सारी बातें बताऊंगा एडवर्ब के बारे में। देखो जैसे डेफिनेशन है, व्हाट इज एन एडवर्ब, तो ये हमें बस पता होना चाहिए कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अब एग्जाम में ऐसा तो आना नहीं है कि डेफिनेशन लिखने के लिए आती है। तो एडवर्ब किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकती है, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने सारे एग्जाम्पल एक साथ सेट कर दिए जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, देखो अगर मैं राइट्स के लिए ब्यूटीफुली लिखता हूं तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, हॉट के लिए मैं रादर लिखता हूं तो आप देख पा रहे होंगे ये बेटा आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। फास्ट के लिए वेरी लिखता हूं तो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। बिहाइंड प्रीपोजिशन के लिए एग्जैक्टली लिखता हूं तो बेटा बिहाइंड यानी कि प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। और यदि मैं बेटा बिफोर, ये जो ना बिफोर के पहले जस्ट लगाता हूं तो ये कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है। तो एक बात तो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालते टाइम ये बात याद रखें, एलिमिनेशन यदि करना हो और आपको पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल भी समझना है तो मैं आपको बताऊं 99% वो कोई जो पार्ट ऑफ स्पीच होगी वो एडवर्ब होगी। एक तो ये चीज रहती ही है। इसको मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ऑफिशियल है ये, आप इसे याद कर लें। लेकिन जब हमें सारे पार्ट ऑफ स्पीच समझ आते हैं, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच सच में होता है जो समझ नहीं आता है क्योंकि किसी को भी क्वालिफाई कर जाता है, तो ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच यूजुअली एडवर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है, सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, बिल्कुल लास्ट में हो सकता है, मिड में हो सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए अगर आपको ना समझ आए और वो होता है ना चांस 50-50 वाला चांस लेना, तो यू कैन गो विद एडवर्ब, तो आप एडवर्ब के साथ जा सकते हैं क्योंकि एडवर्ब ऐसा काम कर जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेके, सिंपल एडवर्ब होगी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगी, रिलेटिव एडवर्ब होगी। ठीक है, तीन तरीके की एडवर्ब होती हैं। यहाँ कहां से क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात देखो, ये जो है ना व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ मेनी, ये हमेशा याद रखना, ये आपके सिंपल एडवर्ब्स होती हैं। ठीक है, इनको तो हमेशा याद रखेंगे। तो जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, जब आप वर्ब से पूछते हैं कि कौन सा काम कम हुआ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे टुडे हुआ है, यस्टरडे हुआ है, इन द मॉर्निंग हुआ है, लास्ट नाइट हुआ है, एंड एट डे ऑन, सुबह सुबह हुआ है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हुआ, इन द गार्डन होगा, बाय द रिवर, नदी किनारे है, अपस्टेयर्स ऊपर है, इन द पूल है, एंड ऑन द हाईवे होगा। ठीक है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा, केयरफुली है, परफेक्टली है। अच्छा, एक बात होती है कि जो एलवाई वाली एडवर्ब्स होती है ना, एलवाई वाली जो एडवर्ब्स होती हैं वो यूजुअली एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। ठीक है, जो एलवाई वाली एडवर्ब होती हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें कि यूजुअली बेटा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है जो आपकी एलवाई वाली एडवर्ब्स होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे कौन से बेटा आज कंप्लीट करेंगे एडवर्ब के। ठीक है, एडवर्ब, अच्छा ये जो होता है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी काफी काम करता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका कहां काम आता है, आपको याद आता होगा, ये आपका काम आता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हम यूजुअली कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में ऑलवेज का यूज होता है, अगर किसी को याद आता हो, वो भी कब, जब आप थोड़ा सा मतलब गुस्से में बातों को कहते हैं। जैसे शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर चिल्ड्रन, हमेशा अपने बच्चों के बारे में बात करती रहती है, ऐसे केसेस में यूज किया जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। द बेबी जनरली हैज वोकन अप 3 times ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, या फिर आपने कहा द बेबी जनरली वेक्स अप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, वेक्स अप होगा, क्योंकि आप उसकी हैबिट बता रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। देखो इंटेरोगेटिव जो एडवर्ब होती है वो भी यही होती है आपकी,
व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अब ध्यान से सुनना, इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो होती हैं वो किस में होती हैं, वो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होती हैं। ये क्वेश्चन आपको समझना इसलिए है क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिलेगा बहुत बढ़िया सा, ठीक है। अच्छा, कल वाली जो क्लास है आपने देख ली होगी, कल बेटे स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस क्लास होगी, ठीक है। सुबह में प्रपोजिशन की क्लास होगी, उसके बाद स्पॉटिंग एरर होगा। अच्छा, आज वाले सेशंस हमने नहीं बताया अभी, 8 से 9 बजे आप क्लास में है, एडवर्ब होगा, और 10 बजे से 1 बजे वाला जो सेशन है एप्लीकेशन वाला, बेटा वहां आज आपके पैरा जंबर्ड सेंटेंसेस और वर्ड अरेंजमेंट की क्लास होगी, ठीक है। पैरा जंबर्ड एंड वर्ड अरेंजमेंट होगा, तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव इन दिस सिटी। अब आपसे वो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि यूजुअली इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है, आपसे कह देगा सेंटेंस वेयर ही लिव्स, ठीक है, और वेयर ही लिव्स लिख के यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा। बच्चों को लगता है कि ये सेंटेंस सही है, मीनिंग तो समझ आ रहा है ना, तो बेटा सेंटेंस गलत होगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा वेयर डज ही लिव, ठीक है। एक तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये एक सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने कई बार मतलब फेस किया है। कल भी अगर आपको याद आता हो, जब नॉन फाइनाइट वर्ब कराए थे तब मैंने भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो एक तो ये याद रखें कि यदि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव बनेगा, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ वेयर क्या है, तो हम ये कह देते थे यूजुअली ये एक WH फैमिली वर्ड है। तो अब आप इसको WH फैमिली वर्ड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर एडवर्ब ऑफ क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। हाउ इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, व्हाई इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, व्हेन इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, और देख सकते हैं सारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एरर कहां आता है, ठीक है। यहां आता है बेटा एरर जब हम बात करते हैं, ये जो आपकी एडवर्ब है ये होती है बेटा रिलेटिव एडवर्ब। जब हम रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं तब हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है। अब इस सेंटेंस को आप देखो यहां क्या लिखा गया है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, आप समझो। एक थोड़ा ग्राफिक्स की मदद से आपको बताया गया। हमने कहा टेल मी, ठीक है, देख पा रहे हो बेटा, हमने कहा यहाँ पे लाइक दिस इज टेल मी, ये मैं पूरा ओपन कर देता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा। हमने कहा बेटा टेल मी, अब टेल मी क्या है, इसको आप कह सकते हैं ये सर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, ये वाली हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, और माई फ्रेंड लिव्स ये मैंने कहा ये मेरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो वेयर क्या होगा, वेयर इज नाउ वर्किंग एज अ कंजंक्शन, ये यहां कंजंक्शन होगा, तो आपका सेंटेंस होगा टेल मी वेयर माई फ्रेंड लिव्स, बेटा ऐसे लिखा जाएगा। मेरी बात समझ गए। तो ये जो वेयर है यहाँ ये कंजंक्शन होगा, और इसके बाद लिखा गया सेंटेंस हमेशा असर्टिव होगा। तो यही वो सेंटेंस है जो बच्चों को परेशान करता है। अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो कैसे होता है, वेयर डज ही लिव, ये बच्चों आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन जब आप इसके पहले प्रिंसिपल क्लॉज लगाते हैं और आपसे पूछा जाए कि टेल मी, तो आप क्या लिखेंगे, टेल मी वेयर ही लिव्स। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि यहां क्वेश्चन मार्क होगा और यहां फुल स्टॉप होगा। अंतर समझ गए कि यहां क्वेश्चन मार्क होगा और यहां फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ टेल मी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, वेयर आपका कंजंक्शन है, और ही लिव्स आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आपको ये कहना है, आपको ये याद रखना है कि भाई टेल मी वेयर ही लिव्स में वेयर जो होगा वो एक कंजंक्शन होगा, और अगर आपसे कोई वेयर का पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो अगर वो सिर्फ एडवर्ब पूछ रहा है तो आप इसको एडवर्ब मार्क करके आएंगे, अगर वो और ज्यादा पूछ रहा है तो आप इसको रिलेटिव एडवर्ब करके आएंगे, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछ रहा है क्या है कंजंक्शन है तो आप इसको कंजंक्शन मार्क करके आएंगे। कोई पूछे कंजंक्शन कौन सा है तो आप इसको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख के आएंगे, ठीक है। आ गया समझ, अब नोट कर लो। इतनी सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। यहां कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है वेयर। तो वेयर क्या है बेटा, रिलेटिव एडवर्ब है। सबसे पहले तो एडवर्ब है, दूसरे नंबर पे रिलेटिव एडवर्ब है, तीसरे नंबर पे कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो कौन सा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं प्रबल चौहान, गुड मॉर्निंग। भाई आपके लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छे से खबर है, प्रबल चौहान ने अपना सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है। तो एक बार इनके लिए सब लोग बेटा क्लैप कर दो। बहुत अच्छा लगा प्रबल, सुबह सुबह भी खबर मिली तो समझो दिन बन गया पूरा का पूरा कि चलो एक बच्चे धीरे धीरे सेलेक्ट हो रहे हैं। और मैं सच में देखो ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूं कि मैं इन सारे नाम को ना भी अपने फोन में देखना चाहता हूं, सिर्फ अब कमेंट सेक्शन में नहीं देखना चाहता हूं। आप लोग जल्दी से सब लोग सिलेक्शन लो और भाई बस वैसे जुड़े रहे, ठीक है। सर ये 3 ऑप्शन में होंगे, बेटा 3 ऑप्शन में नहीं आ सकते आकाश शर्मा, जो हमें आता है वो एग्जामिनर को भी आता है। आप ये थोड़ा सा विश्वास करा करो कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बस मुझे ही आती है, एग्जामिनर को नहीं आती है। और भी प्रबल इन बच्चों को ये भी बता दो कि आपका सिलेक्शन कहां हुआ है, ठीक है। ये भी बता दो कि अभी इनको सस्पेंस भी लग रहा होगा कि सिलेक्शन किस में हुआ है, तो ये भी आप बता दो कि सिलेक्शन कहां हुआ है, और ये आप अपने आप बताएंगे तो बहुत खुशी होगी, ठीक है।
हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी जल्दी भाई ऐसे ही मुंह मीठा भी करवाते रहा करो क्यों फिर भाई, ठीक है ना, मुंह मीठा भी करवाते रहा। हाँ डीआरडी में हुआ है गाइज, ठीक है, तो डीआरडीओ में हुआ है। बाकी देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी सिलेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ द डे। ये आपकी सक्सेस की ना स्टेयर्स होती हैं, मैं आपको सच बताऊं। और आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मानो अभी इनका यहां हुआ है, अब चाहे यूपीएससी के लिए तैयारी करें। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ी अच्छी बात पता क्या होती है, तो हम ना एक ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद में कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम कुछ जॉब करें, काम करें, लेकिन हमारा एकेडमिक उतना अच्छा होता नहीं है और कॉम्पिटिटिव हमें कहीं बहुत दूर दिखाई दे रहा होता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, अगर कोई बच्चा सही करता हो, आप ग्रेजुएशन में ना कुछ ऐसी तैयारी करें, कोई ऐसा स्किल डेवलप करें जिससे आप ग्रेजुएशन करते करते अपनी फैमिली के ऊपर से डिपेंडेंस को कम कर दें। मतलब बस इतना पैसा कमाना शुरू कर दें कि आपका अपना खर्चा निकलने लग जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आप जो बड़े वाले सपने देखते हो ना, वो आप पूरे कर सकते हैं। समझ गए? देखो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब मैं कहूं दोनों काम एक साथ कैसे होंगे, तो भाई दोनों दोनों क्या, दो दो तीन तीन काम लोग स्किल्स हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, अब जैसे मानो प्रिवल का सिलेक्शन हो गया, अब ये चाहते हैं कि मुझे और बड़ी जिंदगी जीनी है, ठीक है, और बड़े एग्जाम्स ब्रेक करने, तो अब ये साथ के साथ बेटा तैयारी करना शुरू करो। और एक बार ही तैयारी करनी होती है एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो। आपने 6 महीने 8 महीने 1 साल लग के तैयारी कर ली, उसके बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट बनाने हैं, अपनी तैयारी के टच में रहना है। आप जॉब के साथ 2-2 घंटे भी यदि निकालते हो, 4-4 घंटे भी निकालते हो, तो भाई आपकी तैयारी बनी रहती है, ठीक है। समझ गए भाई? दीक्षा जल्दी ही आपका भी सिलेक्शन होगा, ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। समझ गए ना बात को? सबका सिलेक्शन होगा और मैं तो चाह रहा हूं सबका बहुत जल्दी हो, कोई टेंशन मत लो, जल्दी सिलेक्शन होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीजीएल 2024 बेटा तो टारगेट बनाओ और मेहनत करना शुरू करो। और मैं आपको बता रहा हूं ना, देखो 2 चीजें हैं। हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल हुआ करते, बड़ा सीधा कहते थे कि किसी ने कहा कि सर बस 40% मार्क्स आ जाएं, पास हो जाएं, ठीक है। तो जो उसका 40% का टारगेट है, तो उसके 30% ही आएंगे, यानी कि वो फेल होगा। समझ गए? एक बच्चा कहता है सर मेरे 80% आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है, उसके 60% ही आएंगे। एक बच्चा कहता है कि मेरे 100% आ जाए, ठीक है, इसके 90% आ सकते हैं। और एक बच्चा कहता है सर नंबर तो कुछ है ही नहीं, मतलब पेपर से बाहर कुछ, मतलब मेरे लिखने से बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, तब वो कहीं 100% के लिए स्ट्राइक करता है। तो बात यही है ना कि हमने अगर टारगेट को अपना अल्टीमेट मान लिया कि यही है, तो आप यकीन मानो आप उस तक कभी अटेन ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब टारगेट बड़ा सोचो। एग्जाम क्या है हमारी सक्सेस में, अगर सीढ़ियां है ना, तो ये जो एग्जाम्स आप दे रहे हो, आप ये समझ लो कि ये यहां वाली सीढ़ी है, बस एक चढ़नी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये है, इसके बाद ये, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। तो आप ये देखना कि ये वाला एग्जाम आपको बहुत छोटा लगने लग जाएगा जब आपका टारगेट ये वाला होगा। तो अंतर समझ गए? टारगेट थोड़ा सा बड़ा करो तो आपको ये चीजें छोटी लगने लग जाएंगी। जब आपने इसी को अपना अल्टीमेट टारगेट लगा दिया होता है तो ये बहुत बड़ा लगने लग जाता है। तो कोशिश करो भाई। और देखो बिना मेहनत के, मैं कभी भी आपसे कहता हूं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। सैटरडे संडे में आपके साथ लगा हुआ हूं सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन में कि आप लोगों का भला हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं इसीलिए लगा हुआ हूं कि आपका भाई बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो कैसे भी करके, और हम लोग साथ में मिलकर कुछ अच्छा सा बना पाए, ठीक है। आप लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, ठीक। आ जाओ देखते हैं। बोथ इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स आर सेम बट यूजेस आर डिफरेंट। दोनों सेम ही होती हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स वर्क एज अ कंजंक्शन ऑल्सो, ये कंजंक्शन का भी काम करती हैं। आफ्टर रिलेटिव एडवर्ब्स ऑलवेज यूज एन एसाइटिव सेंटेंस, हमेशा एसाइटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेगा। द स्टोर वेयर आई बाई माई ग्रोसरी इज क्लोजिंग। तो वेयर क्या होगा? कंजंक्शन होगा। सारे ऑप्शंस नहीं पूछेगा, या तो एडवर्ब पूछेगा, एडवर्ब में पूछेगा तो रिलेटिव एडवर्ब पूछेगा, और कंजंक्शन पूछेगा तो भाई कंजंक्शन यदि रिलेटिव एडवर्ब दोनों में पूछ ले तो आप इसको एडवर्ब मार्क करके आना, फिर कंजंक्शन मार्क मत करना। आई विल कॉल यू व्हेन, ये भी क्या होगा? कंजंक्शन होगा। वाई क्या होगा? कंजंक्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, बेटा एक क्वेश्चन देखो ऑर्डर से भी आ जाता है, ठीक। पोजीशन तो बहुत आसान है। देखो पोजीशंस में मैं आपको नहीं फंसा रहा हूं, पहले मैं थोड़ा सा आपको पोजीशन बता दूं। पोजीशन में मैं आपको नहीं फंसा रहा हूं, बिल्कुल सीधी बात है। पोजीशन बेटा 3 होती हैं। कोई एक एडवर्ब फ्रंट पोजीशन पे हो सकती है, कोई एक पोजीशन बेटा मिड वाली हो सकती है, और कोई एक एंड वाली हो सकती है। तो मैं आपको ये जल्दी से खत्म कर दूं, क्योंकि चीजें जहां होती हैं वही याद रखनी चाहिए। बेटा जो फ्रंट पोजीशन होती है ना, ये हमेशा ऐसे समझो कि पहले आपका एडवर्ब आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका वर्ब होगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, इसको तो सोच लो।
मिड पोजीशन में आप एक बात याद कर लेना कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बेटा हमेशा मिड पोजीशन पे आती है, ठीक है। जैसे आपने कहा ही टॉक्स नेवर, ही टॉक्स नेवर, तो ये गलत होगा, आपको लिखना होगा ही नेवर टॉक्स, ये सही होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेवर ही टॉक्स, नेवर ही टॉक्स, सही यस एंड नो? अगर लिख सकते हैं तो वाई लिखें, नहीं लिख सकते हैं तो नो लिखें, जल्दी से लिखो बेटा, नेवर ही टॉक्स, क्या ये सही है? तो एक तो ये बेटा आपकी होती है, और एंड पोजीशन कहां होती है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बेटे समझ गए, वर्ब के बाद आपकी क्या होती है, वर्ब के बाद आपकी एंड पोजीशन होती है, ठीक है। लेकिन यहां भी एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताता हूं अभी। यस एंड नो आने लगा ना, ठीक है बेटा, हाँ ये वाली पोजीशन नहीं है, नो होगी, ठीक है, ये नहीं हो सकती बेटा, समझ गए, ये नहीं हो सकती है, मतलब ये नहीं हो सकती है, इसको इन्वर्जन में लिखा जाएगा। अभी मैं आपको इन्वर्जन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बिल्कुल ये नो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब देखो यहां एक क्वेश्चन बनता है, सीडीएस में आया हुआ ही क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर तैयार कर रखा उनको याद आ जाएगा जब मैं सेंटेंस लिखूंगा, जो तैयारी कर रहे हैं। देखो सेंटेंस समझो, आपने कहा ही राइट्स केयरफुली अ लेटर, और दूसरा ही राइट्स अ लेटर केयरफुली। बेटा कौन सा सही लग रहा है ये बताओ। ये क्वेश्चन सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने पास से बताया हमने, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर किया है उनको याद आ जाएगा। तो ही राइट्स केयरफुली अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर केयरफुली, ठीक है। विच वन इज करेक्ट, सेकंड वन, ठीक है। रूल क्या है समझते हैं। अगर मैं इन दोनों में ही देखूं तो राइट्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाली जो एडवर्ब होती है उसको एंड पोजीशन पे कहा जाता है। तो अगर मैं वर्ब के बाद देखूं तो ये जो केयरफुली है ये भी एंड पोजीशन पे, और ये वाली केयरफुली ये भी एंड पोजीशन पे है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर यहां ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, ये क्या है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो लेटर ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस बेटा करेक्ट होगा, ये वाला इनकरेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन है जो सीडीएस में आया ही है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद पहले आप उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद उसके एडवर्ब लगाएंगे, वो चाहे कोई भी एडवर्ब हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, याद रखेंगे, याद रहेगा, ठीक है। चलो एडवर्ब की जो पोजीशंस होती हैं बेटा उसमें क्या क्या आती है सीक्वेंस में, पीएमटी। देखो 3 सीक्वेंस होती हैं, मैं आपको बता दूं, एक तो होती है बेटा एमपीटी, एक पीएमटी और एक पीएफटी। देखो इतना समय अब बहुत ज्यादा नहीं होता है कि आपको मैं वैसे समझाता हूं। एक होती है बेटा एमपीटी, याद कर लो। एमपीटी का मतलब होगा सबसे पहले आप किसी काम को करने का मैनर लगाते हैं, फिर आप बेटा प्लेस लगाते हैं, और फिर आप उसका टाइम लगाते हैं, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये आपको कहां मदद करती है, ये आपको साथ साथ बेटा पैरा जंबर्ड सेंटेंसेस में भी मदद करती है, ठीक है। आज जो 10 AM वाली क्लास है उसमें पैरा जंबर्ड सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे आपके साथ में। एप्लीकेशन पे सेशन होगा बेटा, डू ज्वाइन दैट सेशन, उसको जरूर ज्वाइन करना। बाकी सारी पीडीएफ्स आपको मिल गई हैं। आप मुझे बताओ कोई ऐसा तो नहीं है कि पीडीएफ्स रहती हूं। हाँ मुझे जो याद आ रहा है, बस इतना याद आ रहा है कि जो वर्ब की पीडीएफ्स है ना, वो जो मैंने कहा था 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाली और मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब वाली, वो पीडीएफ्स आपकी रहती हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से शायद सारी पीडीएफ्स आपको ऑन टाइम मिलती जा रही है। तो बेटा एमपीटी होगा, पीएमटी होगा, तो याद रखना कि पहले मैनर होगा, फिर प्लेस होगा, फिर टाइम होगा, ये हमेशा होता है। लेकिन एक सीक्वेंस होती है बेटा पीएमटी, ठीक है। इट इज यूज विद द फॉलोइंग वर्ब्स ओनली, दीज वर्ब्स आर कम, गो, एंटर, अराइव, रीच, स्लीप एंड स्विम। भाई इनको याद कर लो। अगर ये वाली एडवर्ब आ जाए तो सीक्वेंस जो होगी वो पीएमटी होगी, अदरवाइज सीक्वेंस क्या होती है, एमपीटी होती है, ठीक है। आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, शी डांस्ड, कैसे बेटा, ब्यूटीफुली, मैनर आ गया, ठीक है। कहां, इन द हॉल, बेटा प्लेस आ गया, और कहां, लास्ट, कब बेटा, लास्ट नाइट, ठीक है। हो गया सेंटेंस, ये सेंटेंस है। तो ब्यूटीफुली मैनर होगा, इन द हॉल प्लेस होगा, लास्ट नाइट टाइम होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस होती है एमपीटी। अच्छा एक बात याद रखना इन जनरल कि जो टाइम होता है ना एडवर्ब का, ये अक्सर बेटा लास्ट में ही लिखा जाता है। अब आप देख सकते हो, चाहे आपकी सीक्वेंस एमपीटी हो, टाइम लास्ट में है, पीएमटी हो, टाइम लास्ट में है, या फिर आपकी पीएफटी, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए
तभी भी लास्ट में होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि टाइम हमेशा लास्ट में ही होता है, इसको याद रखें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, सेंटेंसेस है, माय फ्रेंड विजिटेड दिस टेंपल ट्वाइस अ वीक लास्ट मंथ, या आपने कहा मोहन एंटर्ड द क्लास साइलेंटली लास्ट वीक। तो एंटर्ड द क्लास बेटा, जो एंटर्ड द क्लास है वो क्या है, प्लेस है पहले, साइलेंटली उसका मैनर होगा, लास्ट वीक उसका टाइम होगा। वी विल लीव दिस प्लेस टुमारो होगा, वी अराइव एट द डेस्टिनेशन टुमारो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बेटा देखो, कुछ मैं आपको यूजेस दिखा रहा हूं, ये यूजेस आपने जब वो आएंगे ना क्वेश्चंस भरने के लिए फिलर्स वाले, ठीक है, तो आपको ये परेशान कर देते हैं। तो कुछ मैं यूजेस दिखा रहा हूं, इन्वर्जन दिखा रहा हूं, फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है करने के लिए, उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात समझ गए कि पहले यूजेस देख लो, फिर क्वेश्चंस देख लो, फिर हम बात करेंगे सीधे सीधे बेटा कुछ सेंटेंसेस की जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। आज का सेशन मैंने कुछ ऐसे ही डिजाइन किया है, तो एक बार यूजेस पर नजर डालते हैं, एक मिनट रुको। देखो पहला यूज है बेटा सून एंड अर्ली, ये बहुत पूछा जाता है ना, सून कहां आता है, पैसा बोलता है, जय श्री राम गुरु जी, बहुत बढ़िया बेटा, पैसा बोलता है, बहुत अच्छी बात है। अर्ली मींस बिफोर द, देखो अर्ली का मतलब होता है बिफोर द एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टाइम, कोई एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टाइम के पहले जो वर्ड आता है वो अर्ली होता है। सून मींस इन अ शॉर्ट टाइम, इन नियर फ्यूचर, कुछ जल्दी ही हो जाएगा, बहुत देर नहीं लगेगी। डोंट यूज दिस वर्ड इन पास्ट टेंस, बेटा सिंस का यूज पास्ट टेंस में नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा शी अराइव्ड अर्ली बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, और आई विल सी यू सून, मैं तुमसे जल्दी ही मिल जाऊंगा। तो याद रखेंगे, ये नोट लिख लो, डोंट यूज दिस वर्ड इन पास्ट टेंस। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो सून एंड अर्ली का डिफरेंस क्लियर हुआ। अर्ली आता है बेटा पास्ट में, कि उस समय से पहले हुआ था। ही केम अर्ली, वो जल्दी ही आ गया, ओके। ही केम सून नहीं होगा, लेकिन ही विल बी हियर सून, वो जल्दी ही यहां होगा। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर ऐसा होने वाला है। दो वर्ड क्लियर हुए, नेक्स्ट आ जाओ। एक बेटा ये येट बहुत परेशान करता है ना आपको, ठीक है, ध्यान से सुनो। द वर्ड येट इज यूज्ड प्राइमरली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इट डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट व्हेन द फंक्शंस एज एन कंजंक्शन। जब तक ये कंजंक्शन नहीं होगा, ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता है। समझ गए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। एग्जांपल्स देखो, ही हैज नॉट गॉन टू द प्लम्बर येट, बेटा प्लम्बर में बी साइलेंट है तो प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बर येट अभी तक नहीं गया, लास्ट में लिखा गया, नेगेटिव सेंटेंस है। वी हैव नॉट येट सोल्ड आवर कार, ठीक है, वी हैव नॉट येट सोल्ड आवर कार, बेटा ये बीच में होगा, ठीक है। हैव दे फिनिश्ड देयर होमवर्क येट, क्या वो अपना काम कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव है, तो देख सकते हो बीच में हो सकता है, एंड में हो सकता है, शुरू में नहीं होगा। However, yet can also be used after auxiliary verbs and before the main verb in positive sentences to talk about the future possibilities. अब ये हेल्पिंग वर्ब और इंटेरोगेटिव मतलब आ सकता है असर्टिव सेंटेंसेस में, जबकि हम नेगेटिव में कह रहे थे। फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए आई हैव येट टू डिसाइड वेदर आई एम लिविंग, मतलब मुझे अभी डिसाइड करना बाकी है कि मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हैं ना, येट का मतलब बेटा यहाँ अलग मतलब हुआ है फ्यूचर के लिए। दे में येट फाइल फॉर बैंकरप्सी, मतलब समझ गए कि दे में येट फाइल फॉर बैंकरप्सी, इसके लिए वो अभी भी फाइल कर सकते हैं। और थिंग्स कुड येट इंप्रूव इन पॉलिटिक्स, अभी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया, दोबारा सुन लो कि येट का यूज या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कब होगा, जब आप नियर फ्यूचर की बात करते हो, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस टॉक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, तब आप येट का यूज यहां करते हैं। तो ये याद रखना है, ये काम का है, ठीक। नहीं बेटा अलग अलग है दोनों, दो अलग है, ऑल दो अलग है, दोनों ही कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। दो और ऑल दो के साथ येट आता है, हाँ बेटा वो येट आता है, अच्छा ये पूछ रहे हो, वो येट आता है। दो और ऑल दो के साथ येट आता है जब ये कंजंक्शन होता है तो किसी सेंटेंस के पहले आ जाता है, ठीक है, कोरिलेटिव पार्ट है। स्टिल, यूजिंग द एडवर्ब स्टिल वी डिस्क्राइब समथिंग दैट कंटिन्यूज। इन क्वेश्चन इट कम्स बिफोर द मेन वर्ब। या आपने कहा यू आर स्टिल वर्किंग, यू आर स्टिल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, अभी भी काम कर रहे हो, ठीक है। जब आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, एडवर्ब स्टिल वी डिस्क्राइब समथिंग दैट कंटिन्यूज। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट मूविंग इन यूरोप, ठीक है। अच्छा ये जो स्टिल होता है बेटा, ये एडजेक्टिव भी होता है, ये तो याद रहेगा ना। जैसे आपने कहा स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी, ठीक है, और रुका हुआ पानी, या आप कह सकते हो कि वाटर कैसा है, वाटर इज स्टिल। तो बेटा ये याद रख लेना, ये एडजेक्टिव भी होता है, स्टिल मतलब रुका हुआ, ठीक है, तो एडजेक्टिव भी होगा। नेक्स्ट आ जाओ, और एडवर्ब भी होता है। Still using the adverb still we describe something that continues, you are still working on this project, ये तो हो गया। नेक्स्ट आओ,
एक बेटा आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, एक बार तो सीडीएस ने पूछे थे लगातार, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। एक वर्ड होते हैं बेटा मिटिगेटर्स, पहले याद रखना ये जो मिटिगेटर्स होते हैं ये एडवर्ब होती है, ठीक है। इंटेंसिफायर और मिटिगेटर्स आए थे ना पेपर में और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ध्यान से सुन लो। एक वर्ब होते हैं बेटा मिटिगेटर्स, तो आप क्या है, मिटिगेटर्स आर एडवर्ब्स, पहले याद रखना कि एडवर्ब ही होती हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बच्चे ये सोच लेते हैं कि एडवर्ब है या मिटिगेटर है, और ऑप्शंस में दोनों भी दिए गए हैं कि एडवर्ब है या मिटिगेटर है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वैसे ही याद रख लो, आपको काम चल जाएगा। अगर दोनों ऑप्शंस में आ जाए एडवर्ब भी और मिटिगेटर भी, तो क्या करना है, मिटिगेटर्स आर एडवर्ब्स दैट मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, एक तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब्स को, ठीक है। टू रिड्यूस देयर इंटेंसिटी, ये तभी काम करते हैं जब इंटेंसिटी कम हो। मेकिंग देम सीम लेस एक्सट्रीम, कम हो जाए, मतलब एक्सट्रीम जो लेवल होता है ना कम हो जाए। पावरफुल, सम मिटिगेटर्स आर, इन्हें याद कर लो, रादर, प्रिटी, स्लाइटली, फेयरली, अ बिट, अ लिटिल बिट, जस्ट अ बिट, जस्ट अ लिटिल बिट और अ लिटिल, ये मिटिगेटर्स हैं। मिटिगेटर्स मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना मिटिगेटर्स, किसी को क्रिटिसाइज करना, डिवैल्यू कर देना, वैल्यूएशन को कम कर देना, वो मिटिगेटर्स होते हैं। जैसे आपने कहा दिस प्ले इज रादर डल, कितना डल है बेटा, रादर तो बहुत बेकार सा प्ले है, तो जो रादर होगा इसके लिए दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्या ये एडवर्ब है या ये मिटिगेटर है। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिटिगेटर होगा। ऐसा क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए बना दिया है, ये आप याद रखो भाई, ये क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है, तो ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने खुद से बनाया। सभी लोग बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर दो, तो ये सेशन मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखेंगे, ठीक है। तो मिटिगेटर और एडवर्ब दोनों बेटा सेम ही है, एडवर्ब को मिटिगेटर कहा जाता है, मिटिगेटर ही एडवर्ब होते हैं, लेकिन एक यूनिक क्वालिटी होती है, अगर किसी एडजेक्टिव के इंटेंसिटी को वो कम कर दे तो उसको हम मिटिगेटर कहना शुरू कर देते हैं। सी थॉट दैट द जर्नी वाज जस्ट अ बिट टू लॉन्ग, मतलब बड़ी लंबी सी थी, थका देने वाली थी, तो मिटिगेटर होगा। शी परफॉर्म फेयरली वेल, ठीक ठाक परफॉर्म किया, इट्स नॉट द बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये फेयरली क्या होगा, मिटिगेटर होगा। द स्काई वाज स्लाइटली रेड, मतलब रेड तो है लेकिन स्लाइटली, ऐसा नहीं कि बहुत अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कहेंगे, ये सब आपके मिटिगेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बेटा इंटेंसिफायर्स, आया था ना क्वेश्चन सीडीएस में इंटेंसिफायर्स, इसे भी देख लो। इंटेंसिफायर्स मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ, पावर और इंटेंसिटी। पहले कम करना था, अब बढ़ाना है। सम इंटेंसिफायर्स आर, देखो कौन कौन से, इन्हें अगर आप याद भी कर ले तो काम चल जाएगा। वेरी होगा, रिमार्केबल होगा, एक्सट्रीमली, ये पूछा गया था ना बेटा सीडीएस में, याद आ रहा है। अमेजिंगली होगा, इनक्रेडिबल होगा, कंप्लीटली होगा, एक्सेप्शनली होगा, सुपर रियली होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके इंटेंसिफायर होते हैं। एक ये TOO बेटा ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द कॉफी वॉज टू हॉट, भाई गर्म तो है लेकिन बहुत गर्म है यार, मैं तो पी नहीं सकता इतनी गर्म कॉफी लेके आ गए आप। द कॉफी वॉज टू हॉट, तो ये क्या होगा, टू, ये बेटा आपका इंटेंसिफायर है। आपने कहा दिस पार्क इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल, अब अमेजिंगली की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब भी तो है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, लेकिन ये ब्यूटीफुल की इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देता है, तो इसको हम कहते हैं इंटेंसिफायर। नेक्स्ट आओ, आपने कहा दे वर रियली एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, तो ये क्या होगा, ये आपका इंटेंसिफायर होगा। और आपने कहा सनलाइट इन स्प्रिंग फील्स इनक्रेडिबली अपलिफ्टिंग, कितनी बेटा, बहुत बढ़िया, इनक्रेडिबली अपलिफ्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा दे वर ऑल रिमार्केबली मूव्ड, तो हाउ दे मूव्ड, रिमार्केबली एडवर्ब होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ भाई इंटेंसिफायर और मिटिगेटर्स क्लियर हुए। देखो पॉसिबिलिटी है कि यार यहां से एक क्वेश्चन तो फंस ही जाए, बात समझ रहे हो, एक बात क्लियर हुई ना कि भाई यहां से मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन तो हमारा फंस ही सकता है कि इंटेंसिफायर से कई बार पूछा गया है, लेट्स पॉसिबल कि इस बार बेटा मिटिगेटर से आ जाए। ही इज टू यंग टू डू दिस वर्क, सर इसमें मिटिगेटर क्या होगा, बेटा जो यंग है वो बहुत यंग है, ठीक है। पहली बात तो इसमें जो यंग है ना वो एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव वैसा वाला नहीं है, क्वालिटी वाला, तो जो टू होगा मैं इसको एडवर्ब भी कहूंगा, इसको अब मिटिगेटर नहीं कहेंगे। मिटिगेटर होता है किसी क्वालिटी को कम कर देना, मेरी बात समझ रहे हो, आपके जो सेंसेस होते हैं ना उसको, अब वो यंग है, वो तो बहुत छोटा है, तो इट्स नॉट द थिंग कि आप इसको कहना चाह रहे हो कि इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, वो आप उसकी एज की बात करो, एज बहुत कम है राहुल। मतलब जब आप क्वालिटी होती है ना, कोई ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करता हो, जैसे आप यहां सारे एग्जांपल्स देखो, गर्म है बहुत गर्म है, सुंदर है बहुत सुंदर है, एक्साइटेड है बहुत एक्साइटेड है, अपलिफ्टिंग है, इनक्रेडिबल है,
आपने कहा मूव्ड है, कैसे, रिमार्केबली मूव्ड है। तो मेरी बात समझ गए। तो जब आप एज को कम कर रहे हो ना, तो वो एज क्वालिटी नहीं है, समझ गए मेरी बात। तो यंग है, वो तो काफी छोटा है यार, इसको छोड़ो। तो ये वो इंटेंसिफायर नहीं, इंटेंसिटी नहीं बढ़ाए, इंटेंसिटी बढ़ती है आपकी फीलिंग्स की, ठीक है, उसके लिए आप इंटेंसिफायर या मिटिगेटर्स का यूज करते हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये एडवर्ब होगा, ये मिटिगेटर या इंटेंसिफायर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन बनता है आपका इन्वर्जन का, यहां से भी हमें एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इन्वर्जन का एक क्वेश्चन बनता है, क्या होगा, वी कैन यूज इन्वर्जन इफ वी पुट एन एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन होता है, ये कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। और मैं आपको वो वर्ड्स लिख देता हूं, क्योंकि मैंने मतलब लिए नहीं है, अलग अलग एग्जाम्पल्स थे, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से वर्ड हैं। वर्ड होते हैं बेटा हार्डली, वर्ड होता है स्केर्सली, वर्ड होता है बेटा सेल्डम, वर्ड होता है रेयरली, बेयरली, नेवर, ठीक है, याद आ रहे हैं। हाँ बेटा, नो सूनर, एकदम सही लिखे हो, नो सूनर, याद आ रहा है, ठीक है। तो हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नेवर, नो सूनर, बिल्कुल। तो ये जब सारे के सारे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो बेटा आपको इन्वर्जन बनाना ही होगा, ठीक है। जैसे आपने कहा, जैसे आपने सेंटेंस लिखा बेटा, अच्छा इसमें नेगेटिव वाला रह गया, ठीक है, जो नेगेटिव वाला मैं बता देता हूं। तो आप ये जो हार्डली वाला सेंटेंस है, तो आपने खूब पढ़ा होगा ना, कैसे लिखते हैं, हार्डली had he started to play when it started raining, ये आता है ना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है, ये आप याद कर लेना बेटा, एक होता है हार्डली और एक होता है SCAR स्केर्सली, ठीक है। इन दोनों के बाद या तो आप वैन लगाते हैं और या फिर आप बेटा क्या लगाते हो, बिफोर लगाते हो, ये याद रखने वाली बात है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये जो होता है ना नो सूनर, नो सूनर, इसके बाद आप हमेशा THEN लगाते हैं, यहां कभी THEN नहीं आ सकता, ये याद रखना है, क्योंकि THEN जो होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ओके चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और करके दिखा दो बेटा, फिर करते हैं आगे शुरू। अच्छा एक सेंटेंस बताओ भाई, अब आप इसको समझ पाओगे या नहीं। हार्डली एनीवन प्लेड वेल, इस सेंटेंस को करेक्ट करो, कैसे लिखा जाएगा, करो भाई। जल्दी से बताओ। हाँ बेटा सेल्डम इफ भी होगा, सारी चीजें ये। अब देखो बात ये है, मैं आपको बताऊं, जो बच्चा लिख रहा है रानी सिंह, रानी है ना, देखो ये समझो आप कि ये कोई एक टॉपिक जो होता है ना, दिस इज नॉट फॉर द सिंगल क्लास, मतलब एक पूरा एडवर्ब आप एक क्लास में पढ़ा ही नहीं सकते हैं। मतलब एक क्लास का मतलब होता है कि यू आर जस्ट टेलिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होती हैं। देन यू हैव द सेकंड क्लास के लाइक एडवर्ब ऑफ जो आपकी ये है, मतलब इंटरोगेटिव एडवर्ब है या फिर आपकी रिलेटिव एडवर्ब है, ये कैसे काम करती हैं या उनकी पोजीशंस क्या होती है। फिर एक पूरी क्लास होती है जिसमें हम सिर्फ इन्वर्जन्स पढ़ा देते हैं या फिर कुछ यूजेस ऑफ एडवर्ब पढ़ाते हैं। तो मतलब कम से कम 3 क्लास आप देखें, मैं अगर लगाऊं तो 3 क्लास मतलब मुझे लगता है लगती हैं, और बहुत ही कम करोगे तो 2 क्लास एडवर्ब की होती हैं। तो 2 घंटे के मटेरियल को आप एकदम से खींच के लेके आ रहे हो 1 घंटे में, तो वो आप सब कुछ नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है, ये क्लास किसी भी उस बच्चे के लिए नहीं है जो बच्चे ने पहले ना पढ़ा हो, जिसने पहले पढ़ रखा है, जो एग्जाम के लिए रेडी है ना, ये क्लास उसके लिए, क्योंकि उसको काफी बेनिफिट मिलेगा, उसको चीजें याद आ जाएंगी। लेकिन कोई नया बच्चा, उसको थोड़ी समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है, उसको अभी यही नहीं पता कि अब मैंने ये थोड़ी बताया इन्वर्जन क्या होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इन्वर्जन पता है, ठीक है, आ गया समझ, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस देखो शायद कभी ना पूछा जाए, ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्यों गलती नहीं है, आपने तो कहा था हार्डली से जब भी शुरू होगा
तो आप हमेशा इन्वर्जन बनाएंगे। बिल्कुल, मैं अपनी बात कभी भी बताऊं, बस मुझे बताओ ये जो हार्डली वर्ड है ये एनीवन के लिए आया है या फिर प्लेड के लिए आया है? बस इतना सा आप मुझे बता दें, आपको बात समझ आ जाएगी। देखो ये सब चीजें एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के खुद ही आपको समझनी पड़ेंगी, वहां मैं नहीं हूंगा समझाने के लिए, यहां मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप सब लोगों ने इसको हार्डली हैड में लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हार्डली हैड ही स्टार्टेड होगा। तो बेटा आप मुझे बताओ हार्डली जो आया है वो एनी वन के लिए आया है या फिर प्लेड के लिए आया है? ठीक है, बस यही आप फंस जाते हो बेटा। ये जो हार्डली आया है ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है और इसीलिए यहां एनी वन लिखा गया है, और हार्डली एनी वन के लिए आया है। हार्डली एनी वन प्लेड वेल, कोई ही खेला होगा ठीक से, यानी कि कोई भी ठीक से नहीं खेला, ठीक है, वो खेलने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी, हार्डली एनी वन, मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरी टीम में कोई ढंग से खेला है, वो खेलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, मुश्किल से कोई खेला है, समझ गए? तो बेटा जब ये हार्डली इसको क्वालिफाई कर रहा है एनीवन को, तो इन्वर्जन नहीं बनेगा। इन्वर्जन तब बनता है जब हार्डली वर्ब को या सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ऐसे सेंटेंस पेपर में ना आए, लेकिन ये भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता बेटा बहुत कुछ है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा, समझ आएगा, पर जल्दबाजी में नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन आपको कराया, नोट कर लेना, ठीक है। तो सा आना चाहिए हार्डली, नहीं बेटा क्यों आएगा, जो क्वालिफाई कर रहा है शिवम, अगर हार्डली के बाद ये लगा दिया तो फिर तो ये सेंटेंस एडवर्ब बन जाएगा, फिर तो गलत ही हो जाएगा शिवम शर्मा। कॉमा हम कब लगाते हैं आपको याद है ना, जब वो सेंटेंस एडवर्ब होता है, जब कोई एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करती है, जैसा आप कहते हो फॉर्चुनेटली ही एस्केप, तब आप फॉर्चुनेटली के बाद कॉमा लगाते हो, क्योंकि उससे हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, तब हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो फॉर्चुनेट है ना, फॉर्चुनेटली, ये किसी वर्ड के लिए नहीं आया, पूरी क्लॉज के लिए आया। तो शिवम शर्मा समझ गए, और जब पूरी क्लॉज के लिए आता है ना, तो फिर वो एक्शन वर्ड ही होता है, क्योंकि क्लॉज जो होता है वो एक्शन होता है, ठीक है। चलिए, एक होता है बेटा इन्वर्जन कब बनता है, जब आप सेंटेंस को कभी भी किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कहा अप द हिल अ ग्रांड टेंपल इज सिचुएटेड, तो ये गलत होगा, अप द हिल अ ग्रांड टेंपल इज सिचुएटेड, ये सही होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और है, अगर कोई सेंटेंस को ऐसे लिख देना अ ग्रांड टेंपल इज सिचुएटेड कहां बेटा, अप द हिल, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए मेरी बात, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है, कि अ ग्रांड टेंपल इज सिचुएटेड अप द हिल, ठीक, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब एडवर्ब को आपने बाद में लगा दिया। तो आपको एक तो ये बात समझनी है। दूसरी बात, नेवर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था वो मैं समझा देता हूं। हमने कहा था नेवर ही टॉक्स, ठीक है, नेवर ही टॉक्स, तो बेटा ये सेंटेंस गलत होगा। इसको आप दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो आप कर दो नेवर डज ही टॉक, नेवर डज ही टॉक, या तो आप इसको ऐसे लिखें, ये सॉरी इन्वर्जन होगा, फुल स्टॉप आएगा, और या फिर आप बेटा इसका टोटल इन्वर्जन बना सकते हैं, नेवर टॉक्स ही, बस ये दोनों सेंटेंस सही हैं। नेवर से जब सेंटेंस शुरू होगा तो ये हमेशा इन्वर्जन में लिखा जाएगा, तो समझ आ गया। या तो आप लिखो बेटा नेवर डज ही टॉक या नेवर टॉक्स ही, तो दोनों तरीके से सही हो जाएगा, ठीक। तो नेवर से किसी भी नेगेटिव एडवर्ब को यदि आप शुरू में रखेंगे तो वो इन्वर्जन को बनाएगा ही, ये आप याद रखें, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। शिवम मुझे लगता है आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एक मेरे हिसाब से बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला, ठीक है। 3 वर्ड याद करने होते हैं, नीदर नॉर एंड सो, जब इनसे आंसर लिखा जाता है तो आप हमेशा इन्वर्जन बनाते हैं। माई फ्रेंड वर्क्स हार्ड सो डू आई होगा, राम वेंट टू वॉच अ मूवी सो डिड राकेश होगा, और यू डोंट लाइक डॉग्स होगा, नीदर डू आई होगा। एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे आप बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखता हूं बेटा, वर्ब फिल कर दो। वन ऑफ देम रीड अ नॉवल, आप मुझे बताएं सो के साथ यहां क्या वर्ब आएगी, आप फिल कर दें, जो आपको लगता है वो आप वर्ब फिल कर दें, करो भी आंसर। जल्दी से फिल कर दो, क्या आंसर आएगा, मुझे भी लग जाए कि आपको समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बेटा, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब मैं आज आपको दे दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए भाई, काफी बच्चों ने सही कर दिया, इसका मतलब ठीक ही है, समझ आ गया, ओके। बेटा वन ऑफ देम के बाद रीड लिखा है, कल समझाया था इर्रेगुलर वर्ब होती है ये,
और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो REDS रीड्स आता, ठीक है। तो अगर रीड्स होता तो डू आता, और रेड है सेकंड फॉर्म तो बेटा क्या आएगा, डिड आएगा। सो डिड आई होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुशी हुई देख के। ऑलमोस्ट सभी का सही है। आकाश समझ आया या नहीं समझ आया? ये पास्ट है बेटा, प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट होता तो रीड में एस लगा होता, रीड्स होता, ठीक है। आगे समझ, ये कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सही है। चलो आपको समझ आया। तो बेटा देखो ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था। जितना मैंने कराया है इतना मैंने वो वाला कराया है जो मुझे लगता है कि आपको जरूर आना चाहिए। बाकी अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन पार्शियल क्या होता है, टोटल क्या होता है, कहां कहां बनता है, ये सब कराना अभी के लिए मुश्किल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका, नेक्स्ट आ जाओ। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो जो मुझे लगता है कि एडवर्ब से रिलेटेड सही क्वेश्चंस हैं। मिटिगेटर मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, आपका इंटेंसिफायर आया था, तो इस बार मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इंटेंसिफायर पूछ ले, ठीक है, मिटिगेटर पूछ ले, क्योंकि इंटेंसिफायर पहले पूछा जा चुका है। तो जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू करें आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा 10 क्वेश्चन है, इनको डिस्कस कर लो एडवर्ब के, तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। लेट्स ड्राइव अ बिट farther down to search for the missing child. जल्दी से आंसर मार्क करो, किस पार्ट में एरर होगा। फटाफट फटाफट आंसर दो बेटा। हाँ, लेट्स ड्राइव अ बिट फार्दर डाउन। बेटे जो डाउन है ना, अरे नहीं वो थोड़ी होगा, ये तो आपने गलत कर दिया। FARTHER फार्दर, इट इज फॉर DISTANC डिस्टेंस, और ये जो था ना FURTHER फर्दर, इट इज फॉर इन एडिशन। इसका मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन गलत है बेटा, ठीक है राहुल शर्मा, एक्सप्लेनेशन गलत है आपकी। आंसर सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। तो आपको करना होगा लेट्स ड्राइव डाउन। बेटा आपको लिखना होगा लेट्स ड्राइव डाउन। हम ड्राइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप बिट फार्दर थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको ये बिट फार्दर जो होगा ना, ये क्वालिफाई कर रहा है इसको, लेकिन एडवर्ब जो होगी पूरी मतलब ड्राइव डाउन के बाद आएगी। तो लेट्स ड्राइव डाउन अ बिट फार्दर, तो लेट्स ड्राइव डाउन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ये तो गलत होगा। लेट्स ड्राइव अ बिट फार्दर डाउन, थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेट्स ड्राइव डाउन अ बिट फार्दर, तो जो बिट फार्दर है बेटा ये एडवर्ब को क्वालिफाई, एडवर्ब तो है लेकिन ये डाउन के बाद आएगी, ठीक है। हाँ, फार्दर इज नाउन हियर, बेटा नहीं, आप बिट फार्दर ये पूरा एडवर्ब फ्रेज है। कैसी बातें कर देते हो आप बेटा, ये पूरा एडवर्ब फ्रेज होगा, ऐसे मत ब्रेक करा करो वरना फंस जाओगे राहुल शर्मा, सॉरी शिवम शर्मा। अगर आप ऐसे निकालोगे ना कि फार्दर या नाउन है तो फंस जाओगे, क्योंकि ये पूरी फ्रेज ही है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, फिर तो ऐसा हो गया ए आर्टिकल है, बिट एडजेक्टिव है, फार्दर नाउन है, तो आप फंस जाओगे, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पूरा का पूरा जो लिखा गया आ बिट फार्दर, ये पूरा का पूरा एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, आप इसको ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ बेटा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताओ क्या आंसर होगा, करो। देखो एक चीज याद कर लेना, एक वर्ड होता है इंडोर और एक होता है इंडोर्स। बताएगा कोई क्या डिफरेंस है इनमें? इंडोर और इंडोर्स का क्या डिफरेंस है, बताओ बेटा। पहले इंडोर और इंडोर्स का डिफरेंस बताओ मुझे, क्या डिफरेंस होगा, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये जो बेटा उल्टा लिख दिया, इंडोर को जब आप लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो ना, इंडोर गेम्स, आई डोंट लाइक इंडोर गेम्स, ठीक है। तो गेम्स क्या है, नाउन है, इसका मतलब इंडोर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यू शुड प्ले आउटडोर्स, मैं चाहूं तो पूरा लिख देता हूं इसको, यू शुड प्ले आउटडोर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका एडवर्ब होगा। ये क्वेश्चन बेटा पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या आपको पता होना चाहिए, एक एडजेक्टिव है एक एडवर्ब है, ठीक। मैंने क्या कहा है, एंड इंडोर्स बेटा एडवर्ब होता है, विकास गलत लिख दिया आपने, एडजेक्टिव नहीं होता है, इंडोर एडजेक्टिव होता है। मैं कह रहा हूं ना, आप सोच के देखो, ये इंडोर एक्टिविटीज हैं, इंडोर गेम्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स हैं,
तो ही लाइक्स इंडोर प्लेइंग, उसको अंदर खेलना पसंद है। तो आप ऐसे मतलब सेंटेंस में यूज करके ब्रेक किया करो, ब्लैंक तो याद ही नहीं रहता, ठीक है। तो सेम याद करना कि अपवार्ड्स एडवर्ब होगा, अपवार्ड एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। अपवार्ड गेजिंग या अपवार्ड जो आपने कहा अपवार्ड आइडिया, ठीक है, या आपने कहा अपवार्ड वर्किंग, ऊपर की तरफ जाने वाला काम, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अपवार्ड्स एडवर्ब है तो गेज क्या है, वर्ब है। तो कहां गेज कर रहा है, यहां गेज कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में आता है। तो एट द मीटियोर शावर, तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा, बिल्कुल सही है। आ गया क्वेश्चन समझ। तो ये याद रखना कि ये जो वर्ड होते हैं ना, इंडोर, आउटडोर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड, जितने भी वर्ड हैं, जब उनमें एस लगा होगा तो ये सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, और जब एस नहीं लगा होगा तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा किसी ना किसी बुक में, तो ये याद रखना, ठीक है। ईस्ट वार्ड यदि कहेगा तो एडजेक्टिव होगा, और ईस्ट वार्ड्स कहेगा तो वो एडवर्ब होगा। चलो, बंटी रन्स ऑलवेज लेट फॉर वर्क इन द मॉर्निंग। आंसर बताओ क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो। ये आसान है। यू शुड प्ले वेयर आउटडोर्स, बेटा आउटडोर से तो है, तुम्हें बाहर खेलना चाहिए राहुल शर्मा भाई। जब मैं कहता हूं ही इज आउट, वो बाहर है, ही इज इन, वो अंदर है, तो यू शुड प्ले आउटडोर्स, तुम्हें बाहर खेलना चाहिए, ठीक है। तो आउटडोर्स ऐसे यूज किया जाता है। हाँ, ये जो ऑलवेज लिखा गया ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन जो होती है वो हमेशा मिड पोजीशन होती है। तो बंटी ऑलवेज रन्स लेट फॉर वर्क इन द मॉर्निंग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलो, ये कल प्रपोजिशन आएगी तब हम डिस्कस करेंगे इन द मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इन मॉर्निंग होगा, इन द मॉर्निंग होगा। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहे थे, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। मुझे लगा मेरे वाला एग्जाम्पल ही छाप दिया आपने, तो मैं कैसे मानूं कि आप एग्जाम्पल दे रहे थे, ठीक है, आ जाओ, आंसर मार्क करो। इस बार बेटा जितने भी आपके डिटर्मिनर्स आते हैं ना, उनका काम भी मैं पूरा खत्म कर दूंगा। 100 क्वेश्चंस में आपको डिटर्मिनर और क्लोज टेस्ट के ही कराऊंगा, ठीक है। और प्रपोजिशंस का भी काम ऐसे खत्म करेंगे कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको प्रपोजिशन से कराएंगे, ठीक। तो इस बार बेटे जो जो सेक्शंस आते हैं ना, मतलब हर बार ही कराते हैं, लेकिन इस बार उन पे और थोड़ा सा जोर डालेंगे, ठीक। तो भाई क्लासेस को अटेंड जरूर करना। मैं आपको बता दूं, शायद वेडनेसडे वाली जो क्लास होगी वो डिटर्मिनर्स की होगी, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और आपका क्वेश्चन टेक्स्ट, तीन तीन चीजें उसमें मिलाई गई हैं, ठीक है। इन द डिक्शनरी रियलिटी इज डिफाइंड, बेटा रियलिटी इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ थिंग्स एज दे आर, ठीक है। उसको ऐसे डिफाइन किया गया एज द स्टेट ऑफ थिंग्स, जैसे वो स्टेट की थिंग्स होती है, एज दे आर जैसा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आज की क्लास अभी पैराजंबल्ड वाली होगी, ठीक है, उसको अटेंड करना। पैराजंबल्ड आप लोगों को परेशान करते ही हैं, तो वर्ड अरेंजमेंट पैराजंबल्ड दोनों करेंगे। और उससे बाद में बेटा जो कल वाली क्लास होगी वो स्पॉटिंग एरर्स की रहने वाली है। तो कल हम स्पॉटिंग एरर डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। और स्पॉटिंग एरर्स के साथ में आपको अपने जो ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं वो याद आने लग जाएंगे। तो सारे क्लास भाई, अब मैं ये कहूं कि ये वाली इंपॉर्टेंट है, सारी ही इंपॉर्टेंट है। सुबह में प्रपोजिशन होगा और उसके बाद में आपका क्या होगा बेटा, वो क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग एरर होगा। और जो ये होती है ना बेटा प्रपोजिशन, इसमें भी कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन ही डिस्कस करें, कुछ अलग ना करें, ठीक है। आ जाओ, करो आंसर क्या होगा। हाँ बेटा, पोजीशन का एरर है,
हमने कहा इकोनॉमिस्ट नॉर्मली डिफाइन अ रिसेशन, रिसेशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है एज टू सक्सेसिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। तो डिफाइन क्या है बेटे, वर्ब है ना, क्या डिफाइन किया गया है, अ रिसेशन, तो इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में कुछ नहीं लगाना है, आप उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट साथ के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा वाला होगा, करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। परफेक्ट भाई, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मार्क करो, करो भाई। हाँ बिल्कुल सही है। एरर्स तो आप निकाल लेंगे, एरर्स उतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने कहा ही इज जर्नली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ होगा कि उसको इंटरनेशनल लॉ का फादर के जैसे रिगार्ड किया जाता है, ठीक है। ए पार्ट में एरर होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये जो मैं लिख रहा हूं ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, आपको ये बताना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। द मैनेजर ऑफ द बैंक कीप्स ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एट हिज होम विद प्रॉपर केयर, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, कीप्स रखता है, क्या रखता है, वॉट, तो वॉट का आंसर ये आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये एडवर्ब तो हो नहीं सकता है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये या तो नाउन होगा या फिर ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, और जब नाउन में मल्टीपल वर्ड आ जाए तो नाउन को क्या बना देते हैं, नाउन को बना देते हैं नाउन फ्रेज, बिल्कुल सही है, नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। तो आपने कहा द मैनेजर ऑफ दिस बैंक कीप्स ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एट हिज होम, एट हिज होम क्या है बेटा, प्लेस होगा, कैसे रखता है, विद प्रॉपर केयर, ये आपका मैनर होगा। तो मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा, तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका सी पार्ट में होगा। बढ़िया बढ़िया भाई, सी पार्ट में आंसर होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करो। करो भी, आंसर क्या होगा। ठीक है, शुरू करें। ये जो रेगुलरली है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस में आता है, याद करो, ये आता है इंडेफिनिट में, सही है। तो हैज ऑफर्ड नहीं आएगा, करेक्ट आंसर ऑफर्स आएगा, समझाया था आज। द एयरलाइन रेगुलरली ऑफर्स लास्ट मिनट बुकिंग एट बार्गेन प्राइसेस, ठीक है, आगे समझ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज क्यों रिमूव होगा शिवम, हैज के साथ में ऑफर्ड भी तो रिमूव होगा, तभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो ऑफर्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे याद रख लेंगे। तो आंसर बी पार्ट में होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। क्या आंसर होगा, करो। हाँ आप याद करो, ये जो वर्ब है गोइंग, ये क्या है, वर्ब ऑफ मोशन है,
ये किसको शो करती हैं? डायरेक्शन को। कम है, गो है, अराइव है, रीच है, ठीक है। इनके साथ जो सीक्वेंस बनती है वो बनती है पीएमटी। पहले प्लेस होगा, ठीक है, क्योंकि इनसे प्लेस इन्फ्लुएंस्ड होता है, फिर मैनर होगा, और फिर आपका टाइम होगा। यही था ना, प्लेस, मैनर एंड टाइम, ठीक है। तो हमने कहा आई एम गोइंग टुमारो, ये टाइम होगा ना, कहां जा रहे हैं? टू द मूवी, ये प्लेस होगा, तो गड़बड़ हो गई। टुमारो को उठा के यहां रख दो, आई एम गोइंग टू द मूवी टुमारो, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मूवी टुमारो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ ठीक से? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट में होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, आपको एडवर्ब से रिलेटेड यदि कुछ भी पूछना है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, तो भाई आप मुझसे पूछ लें कि मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट के सर ये वाला और समझा दो, मुझे परेशान करता है, तो मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरी बात समझ लो कि भाई कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको लगता है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ा दो बिफोर लिविंग द क्लास, कि मुझे इसमें डाउट है, तो मैं आपको बता दूंगा। करो, आंसर क्या होगा? देखो, एडवर्ब का एक रूल होता है कि जो एडवर्ब होती है ना, वो जिस वर्ड को क्वालिफाई करती है उसके साथ ही रखी जाती है। जैसे टेल मी क्लियरली व्हाट यू सॉ, टेल मी व्हाट यू सॉ क्लियरली। समझ आ रहा है? हमने कहा टेल मी क्लियरली व्हाट यू सॉ, टेल मी क्लियरली, मुझे ठीक ठीक बताओ, व्हाट यू सॉ, तुमने क्या देखा, मतलब जो भी देखा है सब बता दो, पेड़ पौधा, आदमी, इंसान, जो भी देखा है, तो टेल मी क्लियरली, ठीक ठीक बता दो। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट यू सॉ क्लियरली। अब तुम कह रहे हो कि यार मैंने देखा था वहां एक आदमी था, फिर आप कह रहे हो नहीं एक औरत भी थी, फिर आपने कहा मुझे लगा नहीं वो औरत नहीं थी वो आदमी था, तो वो अब पुलिस वाला आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, टेल मी व्हाट यू सॉ क्लियरली, तुम घबराओ मत, तुम बस मुझे वो बताओ जो तुमने ठीक ठीक देखा है। ये मत बताओ कि ये भी था, वो भी था, ऐसा भी था, वैसा भी था, नहीं, तुम मुझे बताओ कि मतलब बस वो बताओ जो तुमने ठीक ठीक देखा, जिसमें कंफ्यूजन है वो सब मत बताओ, ठीक है। समझ आ रहा है? तो आई हैव टू रन डाउन क्विकली, रन डाउन क्विकली करना पड़ेगा, नहीं, आई हैव टू रन क्विकली, मुझे तेज दौड़ना पड़ेगा नीचे की तरफ, द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल, भाई स्कूल के लिए बस पकड़ने के लिए मुझे बहुत तेजी से जाना पड़ता है, तो रन क्विकली होगा, रन डाउन क्विकली नहीं होगा, ठीक है। रन डाउन कर देना तो वैसे भी कुचल देना होता है। आई हैव टू रन डाउन क्विकली का मतलब हो गया कि मैंने उसको रन डाउन कर दिया, क्विकली तेजी से कुचल दिया, नहीं, आई हैव टू रन क्विकली डाउन, आंसर इसका होगा, ठीक है। रादर एंड फेयरली, बेटा देखो रादर जो आता है दोनों ही इंटेंसिफायर्स होते हैं। रादर यूजुअली यूज किया जाता है जब आप चीजों को नेगेटिव तरीके से देखते हो, फेयरली आता है आपका जब आप उसको मतलब ऐसे देखते हो कि वो चीजें पॉजिटिव है लेकिन मतलब काम चला हुआ है। जैसे आपने कहा द कॉफी इज फेयरली गुड, मतलब या द कॉफी इज फेयरली हॉट, कॉफी फेयरली हॉट है मतलब ठीक ठाक हॉट है, मैं इसे पी सकता हूं। द कॉफी इज रादर हॉट, कॉफी बहुत ज्यादा गर्म ले आए आप, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गर्म है। लेकिन अगर वहीं आप टू हॉट कह देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा इतनी गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता। तो टू का मतलब है बहुत ज्यादा गर्म, यानी कि पी ही नहीं सकते हैं। रादर हॉट आपकी पसंद से ज्यादा, फेयरली है ठीक ठाक है, काम चलाया जा सकता है। तीनों वर्ड क्लियर है सुदीप? टू आप तब लगाएं जब आप ये समझो काम होगा ही नहीं। आपके पास मैं क्वेश्चन लेके आया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आपने कहा सर दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये नहीं सॉल्व होगा मुझसे तो बहुत मुश्किल है। द क्वेश्चन इज, आपने कहा रादर डिफिकल्ट, कि सर थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हम कर सकते हैं इसको, और फेयरली डिफिकल्ट होगा नहीं, ठीक है, कि ऐसा थोड़ी है कि इतना ही डिफिकल्ट है जितना मुझे पसंद है, तो वो नहीं होगा। आगे समझ? किसी का और कोई क्वेश्चन भाई जल्दी से पूछ लो भाई, क्योंकि अभी 10 बजे वाली क्लास भी है आपकी, है ना। ब्रेकफास्ट आप लोग भी कर लें और ब्रेकफास्ट करके बैठे, ऐसा ना हो बीच बीच में भागना शुरू कर दें, क्योंकि आज वाली जो क्लास है ना वो भी आपके माइंड को मतलब ब्लो कर देने वाली क्लास है। पैरा जंबल्ड भी वो वाला सेक्शन होता है जहां इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है और बड़ी मेहनत से बच्चों को टिकना पड़ता है। मुझे भी पता है भाई, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं तो कराता रहूंगा, लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि बच्चों का टिकना हुआ बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पैरा जंबल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपको पढ़ के बताना है क्या सीक्वेंस होगी, और बहुत कहते हैं ना उसमें मतलब मिर्च मसाला नहीं है,
जैसे कल एरर डिटेक्शन होगा तो मुझे पता है उसमें बहुत मिर्च मसाला है, आप खुद ही क्लास नहीं छोड़ेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ मिर्च मसाले की थोड़ी सी कमी होती है। तो कोई डाउट किसी का बेटा, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो ये था बच्चों आज का आपका सेशन। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट में होगा। और बाकी भी सारे के सारे बैचेस अटेंड करो, पूरी कोशिश है कि 2 तारीख तक कोई छुट्टी ना हो। और नेक्स्ट सैटरडे जो होगा बेटा मैराथन क्लास होगी 8 से 8। जो भी आपने मतलब होता है ना कि मेरी क्लासेस को अटेंड नहीं किए, जो 15 तारीख से शुरू हुई थी, उन सारी क्लासेस में जैसे 14 तारीख वाली एक सिनोनिम्स की क्लास है, पूरी छूट गई थी 100 क्वेश्चंस की। तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, वो सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। मेरी बात समझ गए? सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और आपको सिर्फ जो सेशन होगा सैटरडे वाला, सैटरडे को जो 26 अगस्त को सेशन होगा बच्चे, सुबह 8 बजे शुरू करेंगे और रात को 8 बजे तक पूरी कोशिश करेंगे कि चलता रहे, जितनी हिम्मत हो पाएगी, ठीक है। मैं ज्यादा अक्वार्ड नहीं बोलता, नहीं करके दिखाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे और आपको सारा रिवीजन हम वहां करके देंगे, ठीक है। तो चलो भाई, सेशन सारे अटेंड करने हैं। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एम्बाइबर्स। Keep imbibing. We believe in you.